हेलो दोस्तों, चलो स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन की ही बात करनी है। अभी हमें दिसंबर 2017 के क्वेश्चन 20 मार्क्स का स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछा गया था, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए 107 नंबर यानी कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का है भैया? 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहले वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिए, बाद में हम सॉल्व करते हैं। चलो वीडियो पॉज करके आपको खुद को पहले ट्राई करनी है। द नॉर्मल मोड ऑफ इथिलीन, ये आपको इथिलीन का नॉर्मल मोड दिया हुआ है, वाइब्रेशनल मोड है। क्या है भैया? वाइब्रेशनल मोड है। उसमें आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर ये मोड आईआर एक्टिव है, रामन एक्टिव है, या आईआर और रामन दोनों साथ में एक्टिव है, या तो सिर्फ रामन एक्टिव है, ये आपको बताना है। तो देख, तो भैया आपको पहले एक बात तो मालूम, पहले आप सब इसको लिख लेना है। इसको मैं इधर रख देता हूँ छोटा करके। पहले तो आपको एक बात मालूम होनी चाहिए। कौन सी बात मालूम होनी चाहिए? कि वाइब्रेशनल मोड जो होते हैं ना, वाइब्रेशनल मोड कितने टाइप के होते हैं? वाइब्रेशनल मोड 2 टाइप के होते हैं ना। पहला तो होता है स्ट्रेचिंग मोड, दूसरा होता है बेंडिंग मोड। ये सारी बातें हमने डिस्कस करी हुई है, ये सारी बातें डिस्कस की हुई थे। किस में भैया? हमारे आईआर के लेक्चर में। जो स्टूडेंट ने नहीं देखा वो पहले आईआर के प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर्स दे लिख लीजिए, वहाँ पे आपको ये सारी बातें मिल जाएगी। स्ट्रेचिंग मोड है। स्ट्रेचिंग में भी 2 तरह के मोड होते हैं ना भैया। कौन से? पहला तो होता है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। कौन सा मोड होता है? एसिमेट्रिकल। और दूसरा कौन सा होता है? सिमेट्रिकल। एक एसिमेट्रिकल मोड है, दूसरा सिमेट्रिकल मोड है। बेंडिंग में इन प्लेन, आउट ऑफ प्लेन, ऐसे टोटल कितने मोड होते हैं? 4 मोड होते हैं। टोटल कितने मोड होते हैं? 4 मोड होते हैं। ये सारे मोड अभी यहाँ समझाऊंगा नहीं, हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। मैं पर्टिकुलर ये कह देता हूँ कि ये जो मोड आपको दिया हुआ है ना, ये मोड जो आपको दिया हुआ है ना, वो किसका है भैया? वो है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग मोड है। कौन सा है? सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग मोड है। ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग मोड आपको दे दिया गया है। तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग मोड है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। अब सिर्फ इसमें क्या होगा? ये दोनों हाइड्रोजन नीचे के हैं ना, वो सेम डायरेक्शन में अंदर की ओर आते हैं। देखो सेम डायरेक्शन में अंदर की ओर आते हैं, और ठीक वैसे भी ये दोनों मोड सेम डायरेक्शन में अंदर की ओर आते हैं। ये दोनों अंदर की ओर आते हैं। तो इसमें क्या है भैया? इसमें है क्या कि ये दोनों सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो रहा है। इसका मतलब सभी की बॉन्ड लेंथ CH, ये वाली CH, ये वाली CH और ये वाली CH सभी कैसी होगी? एक जैसी होगी। सभी एक जैसी होगी। अगर एसिमेट्रिकल होता तो सभी बॉन्ड लेंथ अलग अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ तो सिमेट्रिकल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री I प्रेजेंट है। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री I प्रेजेंट है। और ये मॉलिक्यूल की इथिलीन की परमानेंट डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या है? 0। म्यू इज इक्वल टू 0 है। और दूसरी बात इसमें क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री I प्रेजेंट है। तो हमने हमारे लेक्चर्स में पढ़ा था म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या पढ़ा था भैया? म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल ऐसा कहता है कि जो मॉलिक्यूल के पास परमानेंट, जो भी मॉलिक्यूल है उसकी यदि परमानेंट डाइपोल मोमेंट 0 है, क्या है? जो मॉलिक्यूल यदि उसकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट 0 है और उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री I प्रेजेंट है, जिस भी मॉलिक्यूल में दोनों कंडीशन होनी चाहिए, परमानेंट डाइपोल मोमेंट भी 0 होनी चाहिए और दूसरी बात उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री I भी प्रेजेंट होनी चाहिए, उसमें सभी मोड IR एक्टिव नहीं हो सकते। उसमें से कुछ मोड IR इनएक्टिव भी होंगे, उसमें से कुछ मोड IR इनएक्टिव भी होंगे। ये था म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखिए भैया, ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इथिलीन में तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट 0 है, लेकिन यहाँ सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो गया। क्या हो गया? सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो जाने के बाद भी इसमें पर्टिकुलर ये मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री I प्रेजेंट है। और यदि सेंटर ऑफ सिमेट्री I प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि उसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट इसकी क्या होगी? 0।
इसकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट 0 होगी। और आप जानते हैं अच्छे से कि जो कोई भी मॉलिक्यूल, ये पहले तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किस पे डिपेंडेंट है भैया, डाइपोल मोमेंट पे डिपेंडेंट है ना। डाइपोल मोमेंट का चेंज जो आता है, इलेक्ट्रॉनिक चेंज आता है, वहाँ से आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल ही ऐसा है। तो यदि इस मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट इसकी 0 हो गई, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होने के बाद इसकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट 0 हो गई, तो साफ साफ आप जानते हैं कि ये मोड आईआर एक्टिव नहीं होगा, ये मोड आईआर एक्टिव नहीं होगा। तो ये आईआर इनएक्टिव मोड है भैया, आईआर इनएक्टिव है। और ये मोड यदि आईआर इनएक्टिव हो गया ना, ये मोड आईआर इनएक्टिव हो गया, तो क्या रामन एक्टिव हो गया या इनएक्टिव, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैंने आपको वहां एक CO2 का एग्जाम्पल बताया था ना, CO2 का एक एग्जाम्पल बताया था, CO2 का। तो उसमें क्या होता है, हमने लेक्चर्स में देखा था CO2 का। चलो मैं इसमें सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग करवा देता हूं। ये दोनों बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होता है दोनों में। तो इसमें आप जानते हैं ना, आई सेंटर ऑफ सिमेट्री, आई प्रेजेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट इसकी 0 थी, इसकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग की 0 थी। ये क्या है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, इसकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट क्या है भैया, 0 है। दूसरी बात, यदि इसकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट 0 है और इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आई प्रेजेंट है, तो ये मोड आईआर क्या हो जाएगा, आईआर इनएक्टिव होता है ना। लेकिन अरे बट आईआर इनएक्टिव है तो रमन भाई, रमन एक्टिव हो जाएगा। ये मोड, ये क्या हो जाएगा, रमन एक्टिव है, ये मोड रमन एक्टिव है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही कहता है कि जब भी मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट 0 है और उसमें यदि सेंटर ऑफ सिमेट्री आई प्रेजेंट है, तो फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड में जो मोड आईआर एक्टिव होगा वो रमन इनएक्टिव होगा, जो मोड आईआर इनएक्टिव होगा वो रमन एक्टिव हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाला मोड हमारा, ये मोड हमारा क्या है, आईआर इनएक्टिव है, तो रमन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। सिर्फ क्या आया, रमन एक्टिव आया भैया, सिर्फ और सिर्फ रमन एक्टिव आया, आईआर एक्टिव नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, आप जानते हैं ना, इसका आंसर क्या आता है, सिर्फ रमन एक्टिव, ओनली रमन एक्टिव। आंसर बी इज करेक्ट आंसर, ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। तो ये सिंपल बात थी, देख लेना, ओनली रमन एक्टिव है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ये भी दिसंबर 2017 का ही है। चलो वीडियो पॉज करके आपको खुद को पहले ट्राई करनी है, वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कीजिए। क्या दिया हुआ है, द मॉलिक्यूल दैट विल शो रामन स्पेक्ट्रम बट नॉट आईआर स्पेक्ट्रम। आईआर स्पेक्ट्रम नहीं देता, सिर्फ रामन स्पेक्ट्रम देता है, ऐसा मॉलिक्यूल कौन सा है वही बताना है। तो आप जानते हैं ना, वहां पे हमने एक शॉर्ट नोट लिखी थी, फिर भी आप लिख लीजिए ऑल, यहाँ पे ऐसा नोट करके लिख लो, पहले तो नोट करके लिख लो, ऑल होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल, ऑल होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल आर IR inactive, IR inactive but Raman active, कोई भी होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल होगा वो IR इनएक्टिव होगा, रमन एक्टिव होगा। सिर्फ इतनी ही बात याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बात याद रखनी है। क्या कि जो भी होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, H2, N2, O2, Cl2, F2, Br2, I2, ये सभी होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है जो आईआर इनएक्टिव है लेकिन रामन एक्टिव है। आईआर इनएक्टिव क्यों है भैया, चलो ना थोड़ा बहुत समझा ही देता हूं इधर। आईआर इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि मान लीजिए H2 मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, H2 मुझे फाइंड करनी है इसकी डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट मैं इसमें कोई भी स्ट्रेचिंग करवाऊँ, कोई भी सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग करवाता हूँ तो क्या होता है, चलो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग करवाता हूँ। पहले ये दोनों हाइड्रोजन के बीच
इसका जो बॉन्ड लेंथ इतनी थी, अब स्ट्रेचिंग हो जाने के बाद इसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई भैया, इंक्रीज हो गई। अब दोनों पे चार्ज तो न्यूट्रल होगा ना, दोनों पे चार्ज तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम एटम है, कोई भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींचेगा। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेंगे भैया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ सेंटर में ही रहेंगे, यहाँ पे भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो सेंटर में ही है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ, सिर्फ डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो यहाँ मान लीजिए डिस्टेंस डी इंक्रीज होता है, लेकिन चार्ज को मैं क्यू कह दूं तो यहाँ ये वेरिएबल है डी क्यू, लेकिन चार्ज क्यू तो कांस्टेंट है, चार्ज तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। चार्ज का जो आप वेरिएशन लोगे वो तो जीरो ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी भैया, इसकी डाइपोल मोमेंट म्यू, इसकी डाइपोल मोमेंट म्यू तो जीरो ही आएगी। डाइपोल मोमेंट म्यू जीरो आती है तो वो जिसकी भी डाइपोल मोमेंट जीरो है वो आईआर क्या है, इनएक्टिव है, वो आईआर इनएक्टिव है। दूसरी बात म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वो भाई ऐसा कहता है, क्या कहता है, those molecule which has permanent dipole moment mu is equal to 0 and it has सेंटर ऑफ सिमेट्री I प्रेजेंट, जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट जीरो है और जिसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री I प्रेजेंट है, देन ऑल फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड आर नॉट IR एक्टिव, ये सभी मोड IR एक्टिव नहीं होंगे, इसमें से कुछ बट सम ऑफ देम IR इनएक्टिव, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पहला पॉइंट। म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि जिसकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट जीरो है और जिसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री I प्रेजेंट है, जिस पर्टिकुलर ये I प्रेजेंट होनी चाहिए भैया, जिसकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट जीरो हो और जिसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री I प्रेजेंट है, वो मोड सभी फंडामेंटल मोड IR एक्टिव नहीं होंगे, उसमें से कुछ IR इनएक्टिव भी होंगे। तो यहाँ दूसरा पॉइंट यदि मैं लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, यहाँ दूसरा पॉइंट कि which mode is IR active, which mode are IR active, जो मोड IR एक्टिव होगा देन it must be Raman inactive, it must be Raman inactive, जो मोड IR एक्टिव होगा वो रमन इनएक्टिव होगा एंड वाइस वर्सा। ऐसा क्या है भैया, ऐसा क्या है, बहुत समझने लायक प्रिंसिपल है भैया, मैंने लेक्चर्स में तो समझाया ही है, लेकिन आप सब लोगों को फिर से रिवीज करवा दूं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। वो ये कहता है कि जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट जीरो है और जिसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री I प्रेजेंट है, वो मोड यदि IR एक्टिव होगा तो वो रामन इनएक्टिव होगा, और यदि वो खुद मोड IR इनएक्टिव हो गया तो वो रमन एक्टिव हो जाएगा। ये सिंपल प्रिंसिपल है, आपको ध्यान में रखना है। चलो बात करते हैं ये क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस रहा आपका, तो मॉलिक्यूल दैट विल शो रामन स्पेक्ट्रम नॉट IR स्पेक्ट्रम। IR स्पेक्ट्रम कौन नहीं देता, यहाँ रहा, यहाँ लिखा, यही लिखा है भैया, क्या लिखा, ऑल होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल IR इनएक्टिव, रामन एक्टिव।
तो यहाँ से आपको आपका आंसर मिल ही गया होगा ना, मिल ही गया होगा। H2, H2 कौन सा है भैया? H2 परमानेंट डाइपोल मोमेंट 0 है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री I प्रेजेंट है, तो ये मोड IR इनएक्टिव हो जाएगा, ये मोड IR इनएक्टिव। तो रमन भाई एक्टिव है ये मोड, ये रमन एक्टिव हो जाएगा ना, पहला मोड रमन एक्टिव है, ये सिर्फ रमन एक्टिव है। दूसरी HCl के बारे में मैं बात करूं, HCl के बारे में, तो इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू 0, इसके पास कुछ परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। क्यों है भैया? क्यों है भैया परमानेंट डाइपोल मोमेंट? क्योंकि वह दोनों एटम अलग अलग है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, जैसे ही वो अपनी तरफ खींचेगा तो डाइपोल मोमेंट में थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा, उसके कारण उसकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। यदि 0 नहीं है तो वो IR एक्टिव हो जाएगा, वो मोड IR एक्टिव। BRCl, इसमें भी दोनों एटम अलग अलग है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी अलग अलग है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जैसे ही अपनी तरफ खींचेगा मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट का चेंज आ जाएगा। चेंज आ गया, इसका मतलब उसकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, वो भी IR एक्टिव है, वो भी IR एक्टिव है। CS2 के बारे में यदि मैं बात करूं, किसके बारे में? CS2 के बारे में। इसके बारे में देखो भैया, इसकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट क्या है? 0 है ना, परमानेंट डाइपोल मोमेंट इसकी 0 है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री I क्या है भैया? I प्रेजेंट है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री I प्रेजेंट है। परमानेंट में बात कर रहा हूं। अब इसमें क्या होगा भाई? वाइब्रेशनल मोड कितने आते हैं? टोटल वाइब्रेशनल मोड इसमें 4 आते हैं, टोटल वाइब्रेशनल मोड 4 आते हैं, इसमें से कुछ IR एक्टिव होंगे, तो यहां लिखो सम IR एक्टिव एंड सम ऑफ देम रमन एक्टिव। कुछ IR एक्टिव होंगे, कुछ रमन एक्टिव होंगे भैया इसमें। तो ये सिंपल बात थी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन आपने देख लिए। चलो फिर से इसका आंसर क्या आएगा? A। इसका आंसर क्या आएगा भैया? A। H2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो IR इनएक्टिव है लेकिन रमन एक्टिव है। ये यदि आपको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में दिक्कत है तो मैंने बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल करवाए हैं IR में, हमारे लेक्चर्स देख लेना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।